और एक कहानी सुनते हैं। अब ये कहानी है कैरोल टकैक्स की। कैरोल टकैक्स बहुत ही अच्छे और काबिल शूटर थे। उनका जो नेम था, उनका जो लक्ष्य था, वो कभी नहीं चूकता था। वो हंगेरी में बॉर्न हुए थे। हंगेरियन आर्मी में उनका स्थान अटल था। कैरोल की इस स्किल के वजह से कैरोल को हंगेरी में कई मेडल्स मिले थे। कैरोल ने ओलंपिक्स में भी सहभाग लिया था और उसमें उन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता था। एक एक्सीडेंट के कारण कैरोल का राइट हैंड टूट गया। अब कैरोल को सिर्फ लेफ्ट हैंड ही रह गया था। कैरोल बहुत ही लो महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका जो सबसे अच्छा और प्रिय स्किल था यानी शूटिंग, वो अब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कैरोल ने एक दिन सोचा कि क्या मैं अभी भी कुछ कर सकता हूं। कैरोल ने सोचा कि मैं शूटिंग अपने राइट हैंड से करता था, तो क्या मैं अब शूटिंग लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाऊंगा। इस सोच से कैरोल बहुत बेचैन हो गए। उस दिन से कैरोल ने तय किया कि अब मैं लेफ्ट हैंड से शूटिंग करने की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूं। भले मैं उसमें अपने राइट हैंड से किए हुए शूटिंग की तरह शूटिंग शायद ना कर पाऊं, लेकिन पूरी तरह से मैंने शूटिंग करना जो बंद किया है वो तो नहीं होगा। मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं लेफ्ट हैंड से भी शूटिंग कर पाऊं। इस सोच से कैरोल ने अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। जब कैरोल ने लेफ्ट हैंड से शूटिंग करना शुरू कर दिया, तब धीरे धीरे बहुत प्रयत्न के बाद कैरोल ने यह देखा कि अब उनका लेफ्ट हैंड से किया हुआ शूटिंग भी राइट हैंड की तरह ही है। उन्होंने तय किया हुआ लक्ष्य अब वो लेफ्ट हैंड से भी शूट कर सकते हैं। फिर कैरोल ने सोचा कि वापस एक बार वो ओलंपिक में जाके सहभाग लेंगे। जब वो ओलंपिक्स में पहुंचे तब उनके मित्रों को लगा कि कैरोल वहां पे उनको मोटिवेट करने आए हैं। वही सब मित्र जिनके साथ कैरोल एक बार शूटिंग करते थे, उन्होंने उनको बोला कि मैं यहाँ आपके साथ कंपटीशन करने आया हूँ, ना कि आपको मोटिवेट करना। उनके सब मित्रों ने कैरोल की बहुत मजाक उड़ाई, कैरोल की आलोचना की, लेकिन कैरोल अपने लक्ष्य से नहीं विचलित हुए। उन्होंने उस परिस्थिति में भी अपने लेफ्ट हैंड से शूट करके भी ओलंपिक मेडल जीत ही लिया। तो ये थी कैरोल टकैक्स की कहानी। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कैरोल के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कैरोल अपने लक्ष्य से नहीं विचलित हुए। क्या क्या रुकावटें आई? कुछ रुकावटें बाहरी थी और कुछ रुकावटें आंतरिक थी। कैरोल पहले तो बहुत ही अच्छे शूटर थे। जब उन्होंने अपना एक हाथ खो दी तब बहुत सारी आंतरिक रुकावटें थी और बाहरी रुकावटें भी थी। उनको बहुत सारी आलोचना का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने निर्णय पे डटे रहे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं अब अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर पाऊंगा। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये जो उनका हेल्दी सोचना है, ये सोच ही कैरोल को आगे लेके गई। वापस फिर इतना प्रयास करने से, इतना प्रयत्न करने के बाद भी जब वो ओलंपिक में सहभाग लेने पहुंचे तब उनको बहुत सारी आलोचना का एक बार फिर से सामना करना पड़ा। लेकिन उस टाइम भी कैरोल ने ये सोचा कि ये लोगों के मेरे बारे में जो विचार है वो उनके हैं, ये मेरे खुद के नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रयत्न पे, मेरी सोच पे। यही सोच के कैरोल ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और मेडल जीत लिया। एक एक्टिविटी करते हैं। आपके लक्ष्य के प्राप्ति में कौन सी रुकावटें हैं? इनमें से कौन सी रुकावटें आंतरिक है, कौन सी बाहरी है? क्या कोई बाहरी रुकावटें आंतरिक बन गई है?
इनको पार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? लक्ष्य की तरफ हमारी जर्नी में हमें कुछ डूज और डोंट्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहला है कि ये जानना कि कुछ सोच जो है जो मेरी है और कुछ सोच जो है वो दूसरों की मेरे बारे में है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैं अपने आप से यानी मैं खुद से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपने गोल पे डटे रहने के लिए वो लक्ष्य मेरा अपना, मेरा खुद का होना बहुत जरूरी है, ना कि किसी और ने मेरे बारे में देखा हुआ सपना या गोल। जब आप ये गोल या लक्ष्य खुद तय करेंगे तब आप इस गोल से प्रेरित हो पाएंगे, तभी आपका मोटिवेशन इस गोल की तरफ हमेशा डट के रहेगा। जब आप ये सोचते हैं कि नहीं, जो मैं खुद से चाहता हूं या चाहती हूं वो जरूरी नहीं है, लोग जो मुझसे चाहते हैं, लोग जो मुझे बनते हुए देखना चाहते हैं वही सही है, जब ये हो जाता है तब आप अपने लक्ष्य से प्रेरित नहीं हो पाते। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लक्ष्य के वजह से आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो नजदीकी लोग हैं वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तब तो उनके साथ एक कम्युनिकेशन ओपन कीजिए, उनके साथ संवाद कीजिए कि आपका लक्ष्य आपके लिए कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, और वो जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, वो जो आपसे चाहते हैं, वो हासिल करके आप कैसे खुश नहीं रह पाओगे। जब ये संवाद या कम्युनिकेशन हो जाता है तब आपके रिश्तेदार अपनी सोच बदल सकते हैं, बट इसको आप रुकावट के तौर पे मत देखिए, इस रुकावट पे आप काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम बहुत ही पूर्णतावादी बन जाते हैं, यानी परफेक्शनिस्ट। हर एक चीज में हमको परफेक्शन की जरूरत महसूस होती है, लेकिन ये परफेक्शन का ध्यास, ये पूर्णतावादी बनने की सोच कभी कभी आपके लक्ष्य के बीच में रुकावट बन सकती है। पूर्णतावादी लोग अपनी खुद की आलोचना करने लगते हैं, उनसे हुई हुई गलती के लिए वो खुद को कभी माफ नहीं करते, उस गलती को वो एक रुकावट की तौर पे लेते हैं और वो अपना रास्ता बदल देते हैं। छोटी सी गलती हो जाने के वजह से पूरा मार्ग बदल देना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। इसलिए आपको पूर्णतावादी बनने का ध्यास कहाँ ले जा रहा है ये देखना, इसका अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। पूर्णतावादी लोग अपने असफलता से सीख नहीं लेते, वो अपना मार्ग बदल देते हैं, ये हमने देखा। लेकिन असफलता एक सीख देने की अपॉर्चुनिटी है। ये जो सोच है ये आपको उस पूर्णतावादी विचार से दूर ले जा सकती है। इसलिए इस विचार को हमेशा याद रखें कि मेरी गलतियां या मेरी असफलता एक सीखने का मौका है, मेरी चुनौती है। मैं अपनी गलतियां सुधार सकता हूं और उससे सीख सकता हूं। लक्ष्य पाने का प्रयास अकेले मत करो। लक्ष्य की तरफ जाने वाली जो जर्नी है वो हमें अकेले तय करने से बहुत बोर्डम महसूस हो सकता है, निराश लग सकता है। इसलिए इसमें आपके नजदीकी लोगों को शामिल कर लो। इसको समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जंगल सफर के लिए जाती है। जब यह छोटी लड़की अपने पिता के साथ सफर पे निकलती है तब उनके गाड़ी से वो जा रहे हैं, प्रवास बहुत ही मजे में कट रहा है। अब उनके रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है। जब यह पेड़ बीच रास्ते में गिर जाता है तब बच्ची पापा को बोलती है, पापा ये पेड़ मैं हटाऊंगी। पापा बोलते हैं ठीक है। बच्ची गाड़ी से नीचे उतर जाती है और पेड़ को बाजू करने में लग जाती है।
फिर पेड़ बिल्कुल ही नहीं हिलता। पापा बोलते हैं और ट्राई करो। बच्ची बोलती है कर तो रही हूं। पापा बोलते हैं बेटा आप आपकी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बच्ची बोल रही है पापा मैं तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ प्रयत्न कर रही हूं। पापा बोलते हैं ओके फिर से ट्राई करो। अब बच्ची पुशिंग के बजाय पुलिंग करने लगती है, खींचने लगती है, लेकिन पेड़ बिल्कुल ही नहीं हिलता। पापा फिर से बोलते हैं बेटा आप आपकी पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं कर रहे। बेटी बोलती है पापा पूरी ही तो स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रही हूं। पापा बोलते हैं बेटी आपकी स्ट्रेंथ आपके जबान में भी है। आपके पापा आपके साथ है, आप पापा की मदद मांग सकती है। तो स्ट्रेंथ सिर्फ आपके बाहू में या दिमाग में नहीं है, स्ट्रेंथ मदद मांगने में भी है। जब बच्ची पापा की मदद ले लेती है तब पेड़ झट से बाजू हो जाता है। मदद मांगना कमजोरी का लक्षण बिल्कुल ही नहीं है, बट इट जस्ट शोज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल। बदलाव के प्रति लचीला होना बहुत जरूरी है। हमने कुछ देर पहले देखा है कि हम हमारी गोल की तरफ रिजिड एटीट्यूड नहीं रख सकते। कभी कभी हमारी रुचि बदल सकती है, वातावरण में बदलाव आ सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ नए प्रश्न आ जाते हैं, तो हमें हमारा गोल रीडिफाइन करना, हमारे गोल के प्रति फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखें, फिर भी मुझे आगे बढ़ना है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। लेकिन अपॉर्चुनिटीज हमेशा दस्तक देती है। उस अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना या अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, ये दृष्टि मुझे डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। एक बार एक लड़के को एक किसान के बेटी से बहुत प्यार हो गया। लड़के ने सोचा किसान से जाके मिलके बेटी का हाथ मांग लेता हूं। लड़का किसान के सामने जा पहुंचा। उन्होंने अपना उनके बेटी की तरह जो प्रेम या प्यार था उसको उनके सामने रखा। किसान ने बोला ठीक है तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपने खेतों में 3 बैल छोड़ूंगा। आपको उन बैलों में से किसी एक बैल की पूंछ को पकड़ना है। एक के बाद एक ऐसे 3 बार बैल छोड़े जाएंगे। लड़का सोचता है ये तो बहुत ही आसान है, मैं कर पाऊंगा। फिर शर्त का दिन आ जाता है। पहली बार दरवाजा खुलता है और एक बहुत ही बड़ा सा बैल उससे बाहर आता है और दौड़ने लगता है। लड़का सोचता है ये तो बहुत ही बड़ा बैल है, इसके पीछे भागने में कोई मतलब नहीं, मैं अगला चांस लेता हूं। फिर वो रुक जाता है और रास्ते से हट जाता है। अब दूसरी बार फिर से दरवाजा खुलता है। इस बार तो उससे भी ज्यादा बड़ा बैल बाहर दौड़ते हुए लड़के की तरफ आ जाता है। लड़का सोचता है नहीं नहीं ये तो बहुत ही बड़ा है, अब मुझे अगले बैल का इंतजार करना है। फिर तीसरे बार वापस दरवाजा खुलता है। इस बार बहुत ही कृश, बहुत ही वीक बैल उसमें से दौड़ के आने लगता है। लड़का बोलता है यही मेरी अपॉर्चुनिटी है, मैं अब इसकी पूंछ पकड़ लूंगा। लेकिन जब बैल आगे बढ़ता है तब लड़की की नजर बैल के पूंछ की तरफ जाती है और उसको समझ में आता है इस बैल को पूंछ ही नहीं है। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि लड़के को 3 अवसर मिले थे। उनमें से 2 अवसर ऐसे थे कि लड़के ने अगर प्रयत्न किया होता तो शायद वो सफल हो जाता, लेकिन बिना प्रयत्न किए लड़का सिर्फ वहीं खड़ा रहा। इसकी वजह से वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाया।
बिल्कुल इसी तरह अपॉर्चुनिटीज हमारे दरवाजे पे हमेशा दस्तक देती है, लेकिन हमारा रवैया, हमारा नजरिया, हमारी सोच उस अपॉर्चुनिटी को देखने की तरफ जो होती है, उसके वजह से हम उसको अपॉर्चुनिटी के बजाय एक रुकावट की तरह देखने लगते हैं। और जब आपको ये रुकावट है, ये महसूस होता है, तब आप कोई प्रयत्न नहीं करते। You don't take any actions if you look at an opportunity as an obstacle. इसी के साथ मैं आपको आपके लक्ष्य पाने के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्ते।